हेलो स्टूडेंट्स, तैयारी ऑनलाइन में आप सबका स्वागत है। आज है 4 जनवरी 2021 और 4 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और सभी क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को आप एंड तक अवश्य देखें। साथ ही इससे रिलेटेड फैक्ट्स भी आपको बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव अधिकार सेल का गठन किसने किया? तो मानव अधिकार सेल का गठन भारतीय सेना द्वारा किया गया है। चलिए अब हम मानव अधिकार सेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। मानव अधिकार सेल यह बनाया गया है मेजर जनरल की अध्यक्षता में। भारतीय सेना के मेजर जनरल कौन है? गौतम चौहान। मानव अधिकार सेल बनाया गया है गौतम चौहान की अध्यक्षता में। अब गौतम चौहान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। गौतम चौहान भारतीय सेना के मेजर जनरल रहने से पहले गोरखा राइफल के इन्फेंट्री अधिकारी थे और साथ ही इन्होंने सैन्य संचालन निदेशालय में भी काम किया था। इसी को देखते हुए इन्हें मानवाधिकार सेल का मेजर जनरल बनाया गया। अब यहाँ देखिए, मानवाधिकार सेल जो है यह क्यों बनाया गया है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो उत्तर पूर्व और जम्मू कश्मीर जैसे अशांत क्षेत्रों में भारतीय सेना के द्वारा जो भी कामकाज किया जा रहा है उसकी पारदर्शिता के लिए इसे बनाया गया है। भारतीय सेना के उप प्रमुख हैं लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सैनी। एस.के. सैनी जो हैं वह भारतीय सेना के उप प्रमुख हैं। जब हम भारतीय सेना की बात कर रहे हैं तो भारतीय सेना को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला हो जाता है हमारा थल सेना, दूसरा वायु सेना, तीसरा हो गया हमारा जल सेना। 3 भागों में सेना को बांटा गया है। अब हम इसके प्रमुख के बारे में भी जान लेते हैं। थल सेना अध्यक्ष हो गए जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, ये हैं थल सेना के अध्यक्ष। उसके बाद वायुसेना के बारे में जान लेते हैं। तो वायुसेना अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। वायुसेना अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और जल सेना अध्यक्ष हैं एडमिरल करमवीर सिंह, यह हैं जल सेना अध्यक्ष। अब हमने आपको तीनों सेनाओं के अध्यक्ष का नाम बता दिया। यह भी इम्पॉर्टेंट है, यह भी क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कांग्रेसी का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो किसका निधन हुआ है 86 वर्ष की उम्र में? तो बूटा सिंह का निधन हो गया है 86 वर्ष की उम्र में। चलिए बूटा सिंह से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। कब इनका निधन हुआ है? तो 2 जनवरी 2021 को निधन हुआ है 86 वर्ष की उम्र में। 1986 से 1989 तक राजीव गांधी सरकार में बूटा सिंह जो थे वह केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में कार्यरत थे। इसके अलावा वे राजस्थान से 4 बार सांसद भी रह चुके थे और 1995 से 1996 के बीच केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री, नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण विभाग का भी कार्यभार बूटा सिंह ने संभाला था। 2007 और 10 के बीच राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रह चुके थे। 2004 से 2006 के बीच बिहार के राज्यपाल के रूप में भी कार्यरत थे। नेक्स्ट हमारा है, किस देश ने हाल ही में मृत्यु दंड को समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो किस देश ने लिया है? कजाकिस्तान ने लिया है। कजाकिस्तान ने मृत्यु दंड को समाप्त करने का निर्णय लिया है। कजाकिस्तान से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान। तो यह यूरेशिया में स्थित एक देश है। क्षेत्रफल के आधार पर कजाकिस्तान जो है वह दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत इसने सबसे अंत में अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं ऑस्कर मामिन और राष्ट्रपति हैं कासिम जोमार्ट तोकाएव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के किस राज्य को बागवानी के लिए एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने
$10 मिलियन का ऋण प्रदान करने की घोषणा की। तो किस राज्य को की है? हिमाचल प्रदेश को किया है। तो एडीबी ने हिमाचल प्रदेश को $10 मिलियन ऋण प्रदान करने की घोषणा की है। क्यों की है? तो यह किया गया है बागवानी के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, एशियाई विकास बैंक ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $10 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। देखिए, इस ऋण का मुख्य उद्देश्य है डिजाइनिंग, क्षमता निर्माण और पायलटिंग जैसे गतिविधियों में मदद करना और साथ ही बागवानी उत्पादन और कृषि घरेलू आय का विस्तार करना। और इसके साथ ही एशियाई विकास बैंक एडीबी ने असम में 120 मेगावाट जल विद्युत संयंत्र के निर्माण के लिए भारत को $231 मिलियन के ऋण देगा। इस प्लांट से यह फायदा होगा कि घरों में बिजली की उपलब्धता जो है वह बढ़ जाएगी। अब चलिए एशियाई विकास बैंक के बारे में जान लेते हैं। एशियाई विकास बैंक, जिसे हम कहते हैं एडीबी शॉर्ट फॉर्म में, एडीबी एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसका उद्देश्य है एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। एडीबी की स्थापना दिसंबर 1966 में हुई थी। एडीबी का मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस, और इसके कुल सदस्यों की संख्या 68 है, जिसमें 48 जो है वह एशिया और प्रशांत क्षेत्र से हैं, जबकि 19 जो है वह अन्य क्षेत्र से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अभी तक का सर्वाधिक जीएसटी संग्रह किस माह में दर्ज किया गया? तो किस माह में सर्वाधिक जीएसटी संग्रह दर्ज किया गया है? दिसंबर माह में। दिसंबर 2020 में सर्वाधिक जीएसटी संग्रह दर्ज किया गया है। और कितना दर्ज किया गया है? तो यह दर्ज किया गया है 1.15 लाख करोड़। इतना जीएसटी दर्ज किया गया है दिसंबर 2020 में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, दिसंबर 2020 में 1.1 लाख करोड़ से भी अधिक जीएसटी एकत्र किया गया है, और यह जो जीएसटी है वह 2019 के मुकाबले 12% अधिक है। 2020 में एकत्रित सकल जीएसटी हो गया आपका 1,15,174 करोड़, जिसमें 21,365 करोड़ जो है वह आपका है सीजीएसटी, और 27,804 करोड़ आपका है एसजीएसटी, और 57,426 करोड़ आपका है आईजीएसटी। अब देखिए सीजीएसटी का फुल फॉर्म पूछ सकता है। सीजीएसटी का फुल फॉर्म हो गया आपका सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सीजीएसटी उन सभी वस्तुओं पर लगाया जाता है जो घरेलू आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं। दूसरा एसजीएसटी। एसजीएसटी कहने का अर्थ है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एसजीएसटी जो है वह राज्य सरकार लगाती है। उसके बाद आईजीएसटी। आईजीएसटी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और यह लगाया जाता है अंतर्राज्यीय लेन देन पर। दिसंबर 2020 के दौरान जीएसटी राजस्व जीएसटी की शुरुआत के बाद से सबसे अधिक और पहली बार इसमें 1.15 लाख करोड़ को पार कर पाई है। तो आप लोगों को याद रहेगा कि अभी तक का सर्वाधिक जीएसटी दिसंबर 2020 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के उत्पादन की नई विधि किसके द्वारा ढूंढी गई है? तो यह विधि ढूंढी गई है CENS के द्वारा। CENS का फुल फॉर्म देख लीजिए, सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस। ये फुल फॉर्म है आपका CENS का। चलिए अब इसके बारे में देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो यहाँ देखिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के उत्पादन की नई विधि, तो यह विधि ढूंढी गई है वैज्ञानिकों के द्वारा। अब यहाँ देखिए, CENS के जो शोधकर्ता हैं, CENS सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस के शोधकर्ताओं ने हमें यह बताया कि कार्बन नैनो ट्यूब यानी CNT के साथ निकल कोबाल्ट फॉस्फाइड यानी NiCO नामक एक रसायन ORR को H2O2 की उच्च मात्रा बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है।
और यह शोध जो है वह किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो यह शोध प्रकाशित हुई है केम इलेक्ट्रोकेम पत्रिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आरबीआई ने भुगतान के डिजिटल मापन के लिए किस सूचकांक को शुरू किया? तो आरबीआई ने शुरू किया है समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक, या आप कह सकते हैं डीपीआई को शुरू किया गया है। डीपीआई कहने का अर्थ है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। इसको शुरू किया गया है किसके द्वारा? तो आरबीआई के द्वारा। इसे क्यों शुरू किया गया है? चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। अब देखिए आरबीआई ने इसे क्यों शुरू किया है? तो आरबीआई ने इसे पूरे देश में भुगतान के डिजिटलीकरण की सीमा को मापने के लिए किया है। और साथ ही आरबीआई ने 5 व्यापक मानदंड भी शामिल किए हैं, जो क्या होगा? विभिन्न समय अवधि में देश में डिजिटल भुगतान में वृद्धि को मापेगा। अब यहाँ देखिए, डिजिटल भुगतान सूचकांक का जो निर्माण है वह मार्च 2018 के आधार अवधि के रूप में किया गया है, जिसमें 100 का डीपीआई स्कोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिल्ली सरकार ने हाल ही में किस योजना का विस्तार किया? तो दिल्ली सरकार ने हाल ही में जल बिल माफी योजना का विस्तार किया है। चलिए दिल्ली से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे दिल्ली के सीएम कौन है। तो दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल आप पार्टी से हैं। उसके बाद दिल्ली के गवर्नर कौन हैं? तो दिल्ली के गवर्नर हैं अनिल बैजल। अनिल बैजल दिल्ली के गवर्नर हैं। अब चलिए जल बिल माफी योजना से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। दिल्ली सरकार ने जल बिल बकाया या देर से भुगतान अधिभार को क्या किया है? छूट दे दिया है। कब तक के लिए? 31 मार्च 2021 तक। अब देखिए इस योजना के तहत सभी श्रेणियों के घरों को देर से शुल्क भुगतान में छूट मिलती है, जबकि उनके लंबित जल बिलों को आवास श्रेणी के आधार पर आंशिक रूप से या पूरी तरह से माफ किया जाता है। तो यही है जल बिल माफी योजना। तो आज का ये करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें। आप सबका धन्यवाद।